मैं खुद ना कूलर पे बैठ के काम कर रहा होता हूँ, उनका मैंने एसी हर वक्त चलाया होता है। इतना ही होता है ना, और बंदा क्या कर सकता है। लेकिन असल मसला पता है क्या है? बच्चों को, अम्मा को बताना चाहिए कि तुम्हारा जो बाप है ना वो घर में नहीं है, तो वो काम कर रहा है, उसी काम से फिर पैसे मिलते हैं। क्या लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा बड़ा करके लगाते, ये तो बच्चे से पढ़ा, ये इतना बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा। क्यों अली भाई, पढ़ा जा रहा है वहां से? नहीं ना? कसम से इनको ना अवार्ड मिलना चाहिए। मुझसे एडवाइस लीजिएगा, ठीक है? चलो बच्चों, पढ़ाई शुरू करते हैं। और हम अगर अपने अब्बा जी को ये कहते हैं ना, कसम से शाम तक जूतियां मारते रहते। लिटा लिटा के मारना था उन्होंने। चलो बच्चों, प्रेशर शुरू करते हैं। अच्छा, ये प्रेशर का वर्कबुक, और इसमें जी हम शुरू करते हैं शुरू से। हाँ जी, वर्कबुक ले लिए। अच्छा, शुरू से। डिफाइन प्रेशर। प्रेशर इज डैश एक्टिंग पर यूनिट डैश। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फिल कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है। अगला सवाल। इज प्रेशर अ स्केलर और अ वेक्टर? क्या कहोगे, प्रेशर इज अ स्केलर और अ वेक्टर? बच्चों, ये वर्कबुक में ग्रुप में जो सॉल्व वाली है ये भी भेज दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लेट ग्रुप में भेजी थी, मे भी आपने प्रिंट ना की हो। प्रेशर इज अ डैश क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डैश। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नीचे आ गए। राइट डाउन, राइट द इक्वेशन फॉर प्रेशर एंड यूनिट ऑफ ईच क्वांटिटी। प्रेशर इज डैश डिवाइडेड बाय डैश। क्या लिखेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस एन लिख दो। यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, या फिर कभी कभी और क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉमन तो मीटर स्क्वायर है, लेकिन कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ एरिया कैन बी मीटर स्क्वायर, और समटाइम्स इट कैन बी सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे से वर्कबुक ले लो। अच्छा, आगे आगे। वन पैस्कल। पैस्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। वन पैस्कल इज, अच्छा ऊपर लिख लो कि पैस्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। पैस्कल is the unit of pressure.
अच्छा, बल्कि उसने पूछा हुआ भी है ना राइट पे। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर पैस्कल या फिर और करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही अगले लाइन में पूछा हुआ है, 1 pascal इज इक्वल 1 डैश पर डैश। क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपी कर लो। सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पैस्कल के इक्वल नहीं होगा, ये बात नीचे बताई हुई है। ठीक है, Why does it pressure have an interaction? गुड क्वेश्चन। इधर आ जाओ, आपको डेमो दे के समझाते हैं। Good question है। हाँ हाँ, डेमो दे के समझाते हैं ना कि प्रेशर स्केलर क्यों होता है। अच्छा फर्ज करो ये है जी, फर्ज करो मैं इसकी अम्मा हूं, ये फेल हो गया। मैं इसकी अम्मा हूं, ठीक है, फारूक अम्मा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें चपेट मारता हूं जी तो दो चीजें क्या होंगी? तुम्हारा सर हिलेगा और दर्द होगा। जी सही है। अगर मैं इसकी अम्मा हूं चपेट मारूं तो इसका सर हिलेगा और इसको दर्द होगा। द क्वांटिटी दैट कॉजेज द मूवमेंट इज द फोर्स, द क्वांटिटी दैट कॉजेज द पेन इज द प्रेशर, the quantity that causes the movement is the force, the quantity that causes the pain is the pressure। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको दोनों साइड से मारता हूं तो इसका सर हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं लगा। If we hit someone from two opposite sides, the head will have no movement, so the force has been cancelled out. What about the pain? That will become the double. So the quantity that was causing, अब मैं slowly बोलता हूं, जरा सुनते जाओ, बैठ भी जाओ। देखें, इस एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। प्रेशर causes the movement or the acceleration, force causes the deformation, you oppose that deformation, that's why you will cause, that's why you will feel pain। प्रेशर जो है वो डिफॉर्मेशन कॉज करेगा और हम उस डिफॉर्मेशन को अपोज करेंगे, उस अपोज करने की वजह से हमें दर्द होता है। ठीक है, तो दर्द कौन कॉज करता है? प्रेशर। और मूवमेंट कौन कॉज करता है? फोर्स। अगर दो बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहे हैं और एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को पंच करता है तो उसका हेड भी मूव करेगा और उसको पेन भी होगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अगर एक बंदे को हम दोनों साइड से हिट करते हैं, फ्रॉम टू अपोजिट साइड्स, तो बताओ क्या उसका हेड मूव करेगा या नहीं करेगा? उसका हेड मूव नहीं करेगा। सो फोर्स हैज बीन कैंसल्ड आउट एंड पेन विल बी देयर, पेन अभी भी होगा। सो द क्वांटिटी दैट वाज कॉजिंग द पेन हैज नॉट बीन कैंसल्ड आउट। टू बी अ वेक्टर, कैंसलेशन इज कंपल्सरी। अगर कोई क्वांटिटी अपोजिट साइड से कैंसिल नहीं होती तो इट्स अ स्केलर। समझ आ गई बात? बेशक डायरेक्शन हो भी, बेशक अगर कोई वेक्टर, अगर कोई क्वांटिटी अपोजिट साइड से कैंसल आउट नहीं होती तो वो स्केलर होगी, इवन अगर उसकी डायरेक्शन भी हो। मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स भी बताता हूं, सुन लो कुछ और एग्जांपल्स भी। हीट इज अ वेक्टर और अ स्केलर। अब ये सोचने वाली बात है, बताओ हीट की डायरेक्शन होती है या नहीं होती? जनरली वी से दैट हीट, वो कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो स्केलर क्यों होता है। ठीक है, तो मैं उसको उसका जवाब बता रहा हूं। उसमें मैंने एक एग्जांपल उसको पहले बता दी, वो एग्जांपल ये थी कि इन अ बॉक्सिंग मैच अगर एक पंच पड़ता है, फर्ज करें एक बंदे को पंच पड़ता है, तो उसका हेड मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा। दर्द होगा या नहीं होगा? The quantity that causes the movement is the force, the quantity that causes the pain is the pressure। ठीक है, अब अगर कोई बंदा आपको दोनों साइड से मारता है तो बताओ बताओ दर्द होगा या नहीं होगा? दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन मूवमेंट नहीं होगी। सो द क्वांटिटी दैट इज कॉजिंग द मूवमेंट हैज बीन कैंसल्ड आउट, हैज बीन कैंसल्ड आउट फ्रॉम opposite sides, but the quantity that was causing the pain has not been cancelled out. To be a vector, cancellation from opposite sides is compulsory. If something is unable to cancel out, then it cannot be a vector। Force is a vector, cannot be cancelled from another side। हाँ, देन इट्स नॉट अ वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, हीट का आप क्या समझते हो? हीट की डायरेक्शन होती है या नहीं होती? मेरे हिसाब से तो होती है। हीट मूव्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ, यस और नो? डायरेक्शन हो गई ना। हीट मूव्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस। अगर हम दो हीटर्स को अपोजिट साइड से लगा दें तो क्या हीट कैंसल आउट होती है या नहीं होती? नहीं होती। सो इट्स अ स्केलर, सो इट्स अ स्केलर। अब आगे समझ, एक और एग्जांपल सुनो। करंट, करंट का हम एरो भी बनाते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा O3 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुका है या आपको इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा है तो मुझे बताएं, करंट की हम एरो बनाते हैं और करंट की डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट स्केलर होता है। बताओ क्यों? करंट हैज अ डायरेक्शन बट स्टिल इट्स अ स्केलर बिकॉज टू करंट्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स विल नॉट कैंसल आउट। सो टू बी अ वेक्टर, कैंसलेशन फ्रॉम अपोजिट साइड इज कंपल्सरी। अब समझ आ गई बात? तो प्रेशर स्केलर क्यों होता है? क्योंकि दो प्रेशर अपोजिट साइड से
कैंसल आउट नहीं करते। प्रेशर और फोर्स में क्या फर्क हो गया? प्रेशर कॉजेज द डिफॉर्मेशन और द पेन। प्रेशर क्या कॉज करता है? डिफॉर्मेशन या पेन कॉज करता है। फोर्स क्या कॉज करती है? फोर्स मूवमेंट कॉज करती है। इन दोनों का ये डिफरेंस है। अब कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्रेशर जो है वो स्केलर होता है और हम जनरली बस ये कह देते हैं कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जब हम कहते हैं ना इट हैज नो डायरेक्शन, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि ये कैंसल आउट नहीं करता। अब फिजिक्स में जब भी आप कहेंगे ना कि समथिंग हैज नो डायरेक्शन, उसका असल मतलब होगा कि ये कैंसल नहीं करता। कोई भी चीज जो कैंसल नहीं करती, हम उसकी डायरेक्शन अगर होगी भी तो उसको इग्नोर कर देते हैं। उसने पता है ये सवाल पूछा क्यों था? उसका पॉइंट ये था कि प्रेशर की तो डायरेक्शन होती है। जैसे हम कहते हैं कि गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर आउटवर्ड्स, गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर इनवर्ड्स। तो अगर प्रेशर की डायरेक्शन होती है तो आप उसको स्केलर क्यों ले रहे हैं? आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, एक काम अगर करना है तो ऊपर कर लो, यहां पे लिखो नोट, और इस नोट में लिख लो कि टू बी अ वेक्टर, ये जिंदगी भर अप्लाई होगा जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे। टू बी अ वेक्टर, ओनली डायरेक्शन इज नॉट इनफ। देखिए, ये तो हमें पता है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होने से कोई चीज वेक्टर नहीं बन जाती। कैंसलिंग आउट फ्रॉम अपोजिट साइड्स, कैंसलिंग आउट फ्रॉम अपोजिट साइड्स इज कंपल्सरी। कासिम, ये तुम्हारे क्वेश्चन का था आंसर। यानी कि अगर कोई चीज हो ना इस तरह 5 और 5, तो जब तक उसका आंसर 0 नहीं आएगा वो वेक्टर नहीं होगा। तो इस तरह का 5 और 5 क्या होना चाहिए? 0 टू बी अ वेक्टर। आगे चले जाएं। अच्छा, हाउ डज प्रेशर चेंज? प्रेशर जो है वो चेंज कैसे होता है? प्रेशर को अगर हमने चेंज करना है, इफ द एरिया इज कांस्टेंट, तो क्या चेंज होगा? फॉर्मूला लिख के देख लो। P इज F/A। अगर एरिया कांस्टेंट कर देंगे तो P और F क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमने ये बात समझी, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सॉरी, इफ एरिया इज कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इसी फर्स्ट पॉइंट का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रेशर का फोर्स के साथ क्या ग्राफ होगा? प्रेशर का फोर्स के साथ ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ होगा? थ्रू द ओरिजिन। ऑलवेज या कंडीशन भी होगी? ऑलवेज या कंडीशन भी होगी? कंडीशन भी होगी इफ एरिया इज कांस्टेंट। अगर एरिया कांस्टेंट ना हो, बेटा, अगर एरिया कांस्टेंट ना हो फिर ये ग्राफ नहीं बनेगा। समझ आइए बात। ये ग्राफ सिर्फ तब बन सकता है जब एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर एरिया कांस्टेंट ना हो फिर ये ग्राफ नहीं बन सकता। तो इसके साथ लिख दो कि ओनली इफ ये ग्राफ सिर्फ कब बनेगा? जब एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा, मेरा टैब थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूं, जब तक आप एरिया वाला पॉइंट खुद कवर करो। एरिया वाला पॉइंट भी कवर करो और उसका ग्राफ भी बनाओ। मैं एक बार अपने टैब को रिस्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से। हम कर रहे हैं प्रेशर, ठीक है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करो बच्चों, मैं जल्दी से रिस्टार्ट कर रहा हूं। हाँ जी, तो एरिया के साथ क्या ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? आलियान, एरिया के साथ ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? मैं बनाता हूं। अली भाई, आपको मैंने को होस्ट बनाया है, तो आप जरा को होस्ट मान जाएं और पार्टिसिपेंट्स खोल के बैठें। गड़बड़ हो गई तो फिर ऐसे ही आपको पता है ना। हाँ जी, एरिया वाला कर लिया, लेकिन कंडीशन साथ लिखनी है। देखो, अगर आपने फोर्स से रिलेट करना है तो एरिया शुड बी कांस्टेंट, और अगर आपने एरिया से रिलेट करना है तो फोर्स शुड बी कांस्टेंट। दोनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए।
दोनों में से कोई एक चीज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। Recording in progress. बच्चों सिर्फ एक सेकेंड। तो कासिम, फोर्स से अगर रिलेट करना है तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? फोर्स से अगर रिलेट करना है तो फिर एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर एरिया से रिलेट करना है तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? constant। फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब अगला सेंटेंस था कि अगर हम फोर्स को कर दें कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, और इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ इस तरह का होता है। अच्छा, अब इन ग्राफ्स के ऊपर कुछ वैल्यूज लिखना इज कंपल्सरी, आपको लिखनी चाहिए। लेकिन पहले जो आपने प्रेशर और एरिया का ग्राफ बनाया उस पर आप बताओ, इफ एफ इज कांस्टेंट। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वजह भी बता देता। हो गया। अब ये कासिम के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़े से नोट्स लिखूंगा, वो आपने ऑब्जर्व करने, लिखने तो लिख भी लेना, नोटबुक होगी आपके पास। कासिम ने कुछ चीजें पूछी हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे सिलेबस में 3 तरह के ग्राफ्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 10, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, पहला ग्राफ y और x का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हेन y एंड x have a direct proportion, then the graph is a straight line through the origin। आगे समझ? अच्छा, अगर y प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव x के, फिर ग्राफ क्या होगा? बेटा आपस में बात ना करो। अगर y प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव x के तो फिर जो ग्राफ है वो होगा, फिर ग्राफ नेगेटिव हो जाता है, ये ग्राफ फिर यहां चला जाता है। एक बार देख लो कासिम, y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। नेगेटिव x होगा तो क्या होगा? ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अच्छा, अगर y होगा 1/x, अगर y और 1/x है, ये देखो y और x, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। कासिम, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। और अगर हो y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 10, तो इसका जो ग्राफ है वो होगा, अगर मैं y को 0 कर दूं तो x हो जाएगा, आई थिंक 10 हो जाएगा। और अगर मैं x को 0 करूंगा तो y क्या हो जाएगा? 10। और इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। अब कासिम इन दोनों ग्राफ्स को मिक्स कर रहा था, कैसे? आपने ये बात समझ लेनी है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब नेगेटिव x प्लस समथिंग हो, और अगर 1/x हो तो कर्व ग्राफ होता है। बेटा एक बार देख लो, बेटा एक बार देख लो, स्ट्रेट लाइन कब होता है और कर्व कब होता है? कर्व होता है जब क्या होता है? y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ x होगा तो ये ग्राफ। और अगर होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस 10, 20 समथिंग, तो फिर स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर? यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? अच्छा, अब मैं आपसे वैसे ही एक सवाल पूछता हूं। फर्ज करें मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं वाटर ऐड कर रहा हूं। कंटेनर के अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं? वाटर। और हम कंटिन्यूअसली वाटर ऐड करते जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि अगर हम इस कंटेनर में वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा? हाजरा आपने बताना है। हम इस कंटेनर में कंटिन्यूअसली वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि कांस्टेंट क्या होगा इस सिचुएशन में? कैन वी से दैट एरिया इज कांस्टेंट? मुझे ये बताओ, इसमें हम जितना मर्जी पानी ऐड कर लें, क्या इसका एरिया छोटा बड़ा होगा? नहीं होगा ना। हम जितना मर्जी पानी ऐड करें, हाइट चेंज होती जाएगी, एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, और वेट भी चेंज होता जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एरिया। और वेरिएबल क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा वेट या फिर फोर्स। क्या ख्याल है? तो ये वो वाली एग्जांपल है जिसमें एरिया कांस्टेंट था। सो व्हेन वी से एरिया इज कांस्टेंट, बेटा आगे बैठ जाओ ना। व्हेन वी से एरिया इज कांस्टेंट, वी आर एडिंग सम लिक्विड टू अ कंटेनर।
अगर हम एक कंटेनर के अंदर लिक्विड को ऐड करते हैं तो उस केस में फर्ज करें मैं इसका आपसे ग्राफ पूछता हूं, मैं कहता हूं जी प्रेशर का ग्राफ बताओ वेट के साथ क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? वेट फोर्स हो गई ना, तो क्या बनाओगे आप? ग्राफ खुद बना दो। और प्रेशर का ग्राफ एरिया के साथ क्या होगा मैं बताता हूं। इस केस में प्रेशर का ग्राफ वेट के साथ होगा स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। और पता है एरिया के साथ क्या ग्राफ होगा? आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग ग्राफ होगा। एरिया कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ होगा। आप कहेंगे वहां पे तो आपने डिफरेंट बनाया था। बेटा ये इस सिचुएशन के लिए, मुझे बताएं इस सिचुएशन में वेट बढ़ रहे हैं ना, तो वेट और प्रेशर क्या होंगे आपस में? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एरिया चेंज हो रहा है? नो। नहीं। तो फिर एरिया के ऊपर वर्टिकल लाइन, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर अब मैं एक और सवाल पूछता हूं, ये बात समझ आ गई? अब एक और सवाल जो आपने सोच समझ के आंसर करना है, अगर ये समझ आ गया, क्लियर ये बात। इसमें हम वेट ऐड कर रहे हैं ना, तो वेट के साथ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एरिया क्या होगा? कांस्टेंट। हाजरा बेटा आप बता सकती हैं एरिया कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि एरिया इज द एरिया ऑफ कंटेनर। एरिया इज द एरिया ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर छोटा बड़ा नहीं हो रहा। अच्छा अब एक और एग्जांपल, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। लिखो कि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, same amount of liquid is added to containers of different cross sections. Same amount of liquid is added to containers of different cross sections. फार्मूला हम लिखते हैं जी P इज इक्वल टू F ओवर A। इसमें आप मुझे बताओ कांस्टेंट क्या है? सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है? फोर्स। और क्या हम फोर्स की जगह वेट भी कह सकते हैं कासिम? यस सर। फोर्स और वेट कांस्टेंट। अच्छा ये कहां से पता चल रहा है कि इट इज कांस्टेंट? तो ये हमें पता चल रहा है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड। सिंस वी आर एडिंग सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट्स व्हाई द वेट और द फोर्स इज कांस्टेंट। और इसमें वेरिएबल क्या है? चेंज क्या हो रहा है? एरिया। इसमें एरिया चेंज हो रहा है। तो इसमें कौन सा ग्राफ अप्लाई होगा? प्रेशर का ग्राफ एरिया के साथ। अब सिचुएशन समझ आ गई? यस। और जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? प्रेशर एंड एरिया हैव इनवर्स प्रोपोर्शन इफ फोर्स इज कांस्टेंट। बेटा अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज डबल तो दूसरी चीज हाफ। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज डबल तो दूसरी चीज हाफ। अच्छा देख लेते हैं कि ग्राफ कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। एक काम करो, ये डिवीजन बना दो। बना दिए? ये मैंने 4 डिवीजन बना दिए इक्वली स्पेस्ड। इसी तरह के 4 डिवीजन वाई पे बना दो। सर वो मुझे समझ आ गया। ठीक है अब देखो बात सुनो, जब ये ए था तो इधर से वो एफ था, ये इस तरह बनाते जाओ। जब ये ए था सॉरी वो पी था। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एरिया डबल होगा तो पी क्या हो जाएगा? पी हाफ हो जाएगा ना। तो पी बाई टू कहां पे होगा? ये पी बाई टू है। समझ आ गई बात? पी भी आधा हो जाएगा ना जब एरिया डबल होगा। और जब इसको करेंगे हम, फर्ज करें 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, 4A कर लिया तो वो क्वार्टर हो जाएगा, यानी कि आधे का और आधा। तो ये हो गया P बाई 4। आगे समझ? अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं किस तरह की शेप बन रही है? कर्व या स्ट्रेट लाइन? देखो जरा, मेरा कर्व बन रही है। सो इट्स अ कर्व लाइक दिस। वैल्यूज के थ्रू। अच्छा देखें एक काम करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन का जो मतलब होता है वो पहले हम टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब हम किस में लिख लेते हैं? पहले टेबल में। यूं करें, लिखें ए और साथ लिखें पी। जब ये ए था तो ये पी था।
जब ये 2a हो गया तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक चीज डबल तो दूसरी चीज हाफ, p/2। जब ये हो जाएगा 4a फर्ज करें तो ये हो जाएगा p/4। और ये सारी वैल्यूज डिवीजन के थ्रू देखना है, इसको क्वाइट सिंपल हम देख सकते हैं। अब ये देखें, ये यहां पे हो गया p। ये कोई बाहर कोई मैच वगैरह हो रहा है, इनको मना करें ना। अच्छा, ये हो गया p और ये हो गया एरिया। ठीक है, ये अयूब भाई की ड्यूटी लगा दें इस पे कि बच्चों को थोड़ा सही रखें। अच्छा, ये p हो गया और ये a हो गया, सही हो गया। हाँ हाँ, जा सकते हो। अच्छा बच्चों, प्रेशर और एरिया बेटा आप वैल्यूज के थ्रू देख लेते हैं। ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आ गई समझ। अच्छा बेटा अब मुझे बताओ कि ए के ऊपर क्या था, पी था ना, इधर से ए इधर से पी। क्लियर ये बात। अब मुझे बताएं, जब ए को डबल करेंगे तो पी क्या हो जाएगा। ए को डबल किया तो पी हाफ, हाफ कहां पे होगा, उसके मिड में ना, p/2। तो जब ये ए था तो वो क्या था, p था। जब ये 2a हो गया तो वो क्या हो गया, p/2। जब ये हो जाएगा 4a, 4a कहां पे बनेगा, जब ये 4a होगा तो उधर से क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा ना, तो p/4। तो ये, अच्छा ये हो गया p/4। अब इन पॉइंट्स को जरा ज्वाइन करो, कर्व बन रहा है या स्ट्रेट लाइन बन रहा है बताओ। कर्व बन रहा है। सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब क्लियर। यस सर। अच्छा अब हम आ जाते हैं वापस। अब ये तो हो गए दो ग्राफ। पहला ग्राफ क्या बता रहा है कि P और F का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि P हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद F। कब, इफ व्हाट इज कांस्टेंट, इफ A इज कांस्टेंट। और दूसरा ग्राफ क्या बता रहा है, P विल हैव इनवर्स प्रोपोर्शन विद A। कब, इफ F इज कांस्टेंट। अच्छा दूसरे ग्राफ पे थोड़ी सी वैल्यूज भी लिख दो। फर्स्ट करें, हम एरिया की वैल्यूज ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं, 3a ले ली, फर्ज करें 4a ले ली। ठीक है, इसके अगेंस्ट प्रेशर अगर a पे p होगा, 2a पे क्या होगा, p/2, 3a पे p/3, 4a पे p/4, प्रोवाइडेड दैट फोर्स इज सेम। चले जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, the same block is placed on a bench in 3 different ways। पहला काम ये करो, इसको लेबल कर दो विड्थ, इसको कर दो थिकनेस, और मुझे ऐसे लग रहा है कि विड्थ एंड थिकनेस आर इक्वल। मुझे ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है। आपको ऐसे मिल रहा है इंप्रेशन या नहीं मिल रहा, मुझे तो यही मिल रहा है। मुझे ड्राइंग देख के ये समझ आ रही है कि विड्थ एंड थिकनेस आर इक्वल, लेकिन उसकी जो हाइट या लेंथ है दैट इज डिफरेंट। इसको मैंने लेंथ कह दिया। ठीक है, अब यही साइड्स हम दोबारा दोबारा जो है लेबल करते जाएंगे। इसमें भी अगर हम देखें तो ये विड्थ हो गई, ये थिकनेस हो गई और ये लेंथ हो गई। सर ब्रेथ और थिकनेस और वन और थ्री में सेम लग रही है, टू में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो ठीक है, थिकनेस और हाँ वेट सेम होगा ना इसका। अच्छा अब यहाँ पे ये विड्थ हो गई, उसने कहा सेम बॉक्स है ना, उसने कहा सेम बॉक्स है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि डिफरेंट है। क्या Weight और चीज thickness डिफरेंट है, वेट। सबसे बड़ी साइड फिर कौन सी है, अगर हम तीनों को देखते हैं। तीनों को देखेंगे तो फिर हम्म, सबसे बड़ी बड़ी। बड़ी वाली साइड लेंथ है ना। एक काम करते हैं, पहले लेंथ लेबल करते हैं। सर वो फिगर 3 में देखें। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये लेंथ हो गई। थोड़ा सा रुक जाओ, कर दो ये लेबल। अच्छा अब लेंथ लेबल कर दी, इसमें अभी मैं लेंथ लेबल नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब विड्थ और थिकनेस को लेबल करते हैं। तुम कह रहे हो कि विड्थ हमने लंबी साइड को लेना है, यही पॉइंट है ना तुम्हारा, ये विड्थ, और इसमें फिर विड्थ जो है ऊपर चली गई है। ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो गई है ना। ठीक है, ड्राइंग वो हाँ हाँ, बराबर लेकिन अब मैंने सही कर दिया, ये विड्थ ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, साइड्स को पहचानने के लिए थिकनेस सबसे छोटी साइड, थिकनेस, और इधर से फिर थिकनेस ये हो गई, थिकनेस सबसे छोटी साइड। अब एक काम करो, इन साइड्स की जगह इनके नंबर लिख दो। फर्स्ट करो, लेंथ को कह दो 10, ये साइड 10, ये साइड 10, ये साइड 10।
ये आसान हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो लंबी साइड 10 हो गई, विड्थ वाली साइड को कह दो 5 और थिकनेस वाली साइड को 2 कह दो, ठीक है। विड्थ वाली साइड को क्या कह दो 5, थिकनेस वाली साइड को क्या कह दो 2। तो विड्थ वाली साइड हो गई 5 और थिकनेस वाली साइड क्या हो गई 2 हो गई। अब हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब ये नंबर्स लिख दो क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी खराब हुई हुई है। अच्छा, अब द फोर्स ऑन द बेंच इज डैश ऑफ द ब्लॉक एंड इट इज डैश इन ऑल द 3 फिगर्स। मुझे बताएं कि बेंच के ऊपर जो फोर्स है वो ब्लॉक की कौन सी चीज है, वेट। इज द वेट। और वो हर एक में सेम होगा या डिफरेंट होगा? अगर ब्लॉक सेम है, इट इज सेम इन ऑल द 3 सिचुएशंस। कोई कंफ्यूजन इसमें? प्रेशर इज मैक्सिमम इन फिगर 1, 2 और 3। मैक्सिमम किस में होगा? 1 में। उसकी वजह, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मिनिमम। प्रेशर इज मैक्सिमम इन फिगर 1 बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मिनिमम। अच्छा, अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा कहां पे? मुझे लगता है फिगर 3। फिगर 3 में सबसे ज्यादा है। तो प्रेशर इज मिनिमम इन फिगर 3 बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मैक्सिमम। कहानी खत्म, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीडे एग्जांपल। फॉर एवरी सिचुएशन राइट वेदर, नजर आ रहा है ना? अच्छा, फॉर एवरी सिचुएशन राइट वेदर इट इज डिजाइंड फॉर हाई प्रेशर, लो प्रेशर। आपने बताना है कि हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, क्या सिचुएशन है। A sharp knife cutting vegetable. It is designed for high pressure or low pressure? High pressure, Pressure. because its area of contact is kept minimum. High और वजह भी बताओ। Since area of contact, since area of contact is kept minimum. बेटा चाकू का तो एरिया सबसे कम होता है ना, ठीक है। नंबर 2 पे आ गए। A drawing pin pushed by the thumb. into a wall। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम होगा, जी सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी वो निब Pen। थोड़ी पतली होती है ना। इसका डिजाइन यही होता है कि प्रेशर ज्यादा हो, हाई, और सेम रीजन, मिनिमम एरिया ऑफ कांटेक्ट। मिनिमम एरिया ऑफ कांटेक्ट। नहीं नहीं, डेंसिटी का कोई चक्कर नहीं है बेटा। बेटा ये पेन की डेंसिटी का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, स्नो शूज कैमल्स वाइड फीट ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। एक सेकेंड, इसका आर्यन बताएगा। लो प्रेशर, और रीजन क्योंकि उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, या जो स्नो शूज होते हैं वो भी हम ऑन पर्पस बड़ा एरिया ऑफ कांटेक्ट रखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लो एरिया ऑफ कांटेक्ट इज केप्ट। ये मुझे वैसे ये पता नहीं था कि ऊंट के बड़े पैर होते हैं, मुझे आज ही पता चला है। अब देखूंगा जहां पे भी खड़ा होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट सिचुएशन, अ ट्रैक्टर विद वाइट टायर्स। वाइट टायर्स का हुआ यार, वाइड। वाइट। तो वाइट का क्या मतलब है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर ताकि जमीन में ना चला जाए ना, लो प्रेशर सेंस। इसीलिए ट्रैक्टर के वो जो पीछे वाले टायर्स हैं बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। लो प्रेशर सेंस लार्जर एरिया ऑफ कांटेक्ट। आखिरी आप खुद फिल करो, आखिरी आप खुद फिल करो। हाँ, हील्स, थिन हील्स मार्किंग अ वुडन फ्लोर, ठीक है। तो ये तो सामने नजर आ रहा है कि ये कोई थिन चीज है, तो कम प्रेशर, कम एरिया हो गया ना। तो प्रेशर हाई होगा या लो होगा? हाई होगा, सिंस स्मॉलर एरिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि इस चीज का डिजाइन देख के बताओ कि इसका पर्पस क्या होता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर। ये एक पास पेपर की एग्जांपल है जो हम मिलके करते हैं, ठीक है। अच्छा, a drawing pin is pushed with a force of 12 न्यूटन, टिप हैज एरिया ऑफ दिस मच, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द टिप। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 12 न्यूटन over 2.5 into 10 पावर
-7 मीटर स्क्वायर। कासिम आंसर बता दो जल्दी से। 7 multiplied by 2.5 is 30 and 30 multiplied by कैलकुलेटर से बता दो, तुम मेरे वाला काम कर रहे हो बेटा। 30 कैलकुलेटर multiplied by 10 to the power minus वो 6. बच्चे ने बता दिया है, आई थिंक 48,000 या इस तरह कुछ आंसर। 48 कितने जीरो बेटा? 1 2 3 4 5 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पैस्कल। आगे चले गए। एन एलिफेंट वेट दिस हैज 4 feet, ईच ऑफ एरिया दिस मच, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। आप खुद करो। अच्छा, अब यहां पे ना आप लोग गलत कर जाएंगे, पता है क्या? उसने प्रेशर ऑन द ग्राउंड पूछा हुआ है। नहीं, आई थिंक गलत नहीं करेंगे, हो जाएगा। टोटल वेट लोगे तो चारों पैर, और अगर एक पैर लोगे तो वेट को ओवर 4 करोगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर उसका लेंगे टोटल वेट तो पैर कितने होंगे फिर? हाँ, मैं जो बात कह रहा हूं वो समझ आ गई ना? या तो चारों पैर लेंगे या एक पैर लेंगे। तो आई थिंक अगर हम वेट एज अ होल ले लें तो फिर पैर कितने लेने पड़ेंगे? फीट 4 हो जाएंगे ना। तो 40,000 4 इंटू 0.10, क्योंकि हमने वेट एज अ होल ले लिया ना। तो 40,000 ओवर 0.4 तो कितना? 1 लाख आ गया। 1 लाख 100,000 और ये पैस्कल। अच्छा, अब हम चले गए नेक्स्ट पार्ट पे। A brick of weight 12 Newton, its face have an area of this much and this much. Calculate the maximum pressure and minimum pressure। आप खुद करेंगे। P maximum कैलकुलेट करो और P मिनिमम भी कैलकुलेट करो। तो वेट तो उतना ही रहेगा ना। मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा? द लीस्ट एरिया। और मिनिमम प्रेशर क्या होगा? द मैक्सिमम एरिया। सही है। कम वाला एरिया लेंगे तो बड़े वाला प्रेशर, बड़े वाला एरिया लेंगे तो कम वाला प्रेशर। तो 12 न्यूटन और डिवाइड किससे हो जाएगा? अगर मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो 0.005 ना। आंसर बताओ। 2400। आंसर बताओ बेटा। 2400 या 24,000? 2400। 2400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पैस्कल, दोनों लिख सकते हैं। प्रेशर मिनिमम हो जाएगा 12 न्यूटन और एरिया सबसे बड़े वाला। सबसे बड़े वाला एरिया कौन सा है? 020। तो ये हो जाएगा आई थिंक 600 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक हो गया? कासिम, कासिम इसके आगे चले गए। अगला सवाल है जी। A pressure of 2000 Pascal acts on an area of this much. Find the force. A force of 30 Newton produces a pressure of this much. Find the area. ये आप खुद करेंगे, आपसे हो जाएगा। मुश्किल है कोई तो वो हम साथ करेंगे, वरना आप खुद कर लें। ये फिफ्थ वाला आप इधर ही कर लें। A force of 100 Newton acts on an area of 50 centimeter square. Convert the area to meter square and find the pressure। लिख लो साथ in Pascal। प्रेशर आप पैस्कल में फाइंड करो। तो मैं आपसे यूं पूछता हूं, बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10 पावर -2 मीटर। यस और नो? बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 पावर -2 मीटर। और अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और बात, एरिया हमारे पास है 50 cm स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 50 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या ख्याल है, आती है समझ? क्या चीज? 4 आपने खुद करना है। अच्छा, अब ये कन्वर्ट हो गया ना, तो अब आपने याद क्या रखना है कि सेंटीमीटर में होते हैं 10 पावर -2 मीटर, और स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर -4। ठीक है। तो अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो 100 न्यूटन, और डिवाइड हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर -4। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 20,000। क्या आ जाएगा ये? 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ही बात है बेटा।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने पता है ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपने करके लाने, लिक्विड वाले से पहले पहले करके लाओगे बेटा, ये एग्जांपल्स करके लानी है सारी। आपने इस पेज तक, पेज नंबर 5 तक सब कुछ करके लाना है। ठीक है सर। कल हम पेज नंबर 5 से आगे करेंगे। पेज नंबर 4 आपने खुद करके लाना है। पेज 5 से पहले सारा कुछ कंप्लीट करके लाना है। इसके बाद हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर और उसके बाद थर्मल। स्पीड हमारी ठीक है, सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। कर लिए। प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, एरिया इज फोर्स ओवर प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। और इसके दो पार्ट्स हैं ना फिर। जी ये सेकंड पार्ट की है। ठीक है, डन हो गया। जबरदस्त। हमारे अब्बू आ रहे थे टीवी पे, तो मैं अपने बच्चों हम कर रहे हैं ऑसिलेशन और थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। यू थिंक ए स्टार नहीं आएगा इसलिए दोबारा पढ़ रही हो? नहीं सर, तो ऐसे मिल रही अच्छा फिर ठीक है। नहीं फिर ठीक है, क्योंकि उमामा ने पहले ही कहा है, उसने कहा है कि आपने हफ्सा को इतना घटिया पढ़ाया कि मुझे लगता है कि पता नहीं आपसे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। क्या चीज? नहीं नहीं, लेकिन एक मसला था पिछले साल, मेरा कुछ किडनी वगैरह का मसला था और मैं स्लो था। ऑल दो मतलब यूं कह लो, जो इस्लामाबाद में सबसे इफेक्टिव टीचर होगा, बहुत मेहनती, उससे तब भी मैं डबल ही कर रहा था। लेकिन जो मेरा अपना होता है ना, जिस तरह मैं मतलब बहुत ज्यादा करता हूँ, वो नहीं कर रहा था। इस साल मैं ठीक हूँ। खरबूजे खाए हैं ना, तो सारा वो किडनी स्टोन घुल गया है। चलें पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ हाँ, करवाने 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 करवाने। आमना शुरू करते हैं। आमना, ये हमने यहाँ तक शायद कर लिया था, अगर मैं सही हूं तो। एक सेकंड रुकें जरा। हमारे वाला जो था, एक मिनट बेटा, पहले मुझे ना नोटबुक निकालने दो, फिर सलाम दुआ। ओहो, कैसे हो? ठीक हो? बैठ जाओ, बात शात करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे थे, ठीक है, ये हमने कर लिया था। आमना ऐसे ही है ना? आप बताएं बात, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने सर पे। इसका एडमिशन कराने आया था, उसने अपेयर होने मई जून 2027 में। ठीक है। तो आप उसकी कोई सेपरेट क्लास ले रहे हैं? हाँ ले रहा हूँ। वो तो कब? मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें सारा बताता हूँ। लेकिन क्लास एक ही है, बस हमारा जो काम करवाने का तरीका कार है वो वो डिफरेंट। डिफरेंट मतलब आप स्लो दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये, स्लो पेस पे क्यों चलाएं बच्चे को? अगर सच बात की जाए, ये वर्ड मुझे यूज करना, कोई पुराना नंबर है, बस पुराना नंबर निकाल लो और बात कर लो, ठीक है? अभी क्लास से, वरना आपके साथ लंबी गप लगाते तो। ठीक है, फिर आप कॉल करें इंशाल्लाह। बस ये जिम्मे हो गया हमारे, आप टेंशन फ्री हो जाइए। अच्छा जी, करें शुरू। ये हमने एनर्जी वाला पार्ट कर लिया था, ठीक है। और एनर्जी, पोटेंशियल, कैनेटिक, टोटल सारी हो गई। अब हमने एनर्जी और वेलोसिटी के ग्राफ्स बनाने, लेकिन उससे पहले एक काम और भी करना है। लिखो एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्या लिखना है?
energies in terms of time. अली भाई ग्रुप में जरा लिंक मैसेज कर दें और मुझे अटेंडेंस आप मैसेज कर देंगे, फिर जब A2 की लगा लें तो आप चले जाएं। तो सैरम थोड़ा आगे बैठ जाओ यार। अच्छा, आपने क्या हेडिंग दिया हमने बेटा? एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ टाइम। अच्छा, अगर हम एनर्जीज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम बेसिकली, तो उसका मेथड क्या होगा? उसका मेथड ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम 0 लेते हैं एट मीन पोजीशन, या हम टाइम 0 लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। आमना मुझे ये बताएं, टाइम 0 हम मीन पे भी ले सकते हैं और टाइम 0 हम एक्सट्रीम पे भी ले सकते हैं। यस और नो? ऑब्वियसली ना। टाइम 0 कैन बी एट मीन पोजीशन, टाइम 0 कैन बी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर टाइम 0 हम मीन पे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, एक्सलेरेशन की इक्वेशन क्या होगी? अगर हम टाइम 0 मीन पे लेंगे तो मीन कैन बी एट मीन अपवर्ड्स, एट मीन डाउनवर्ड्स। तो सिर्फ प्लस होगा या प्लस माइनस दोनों होगा? प्लस माइनस दोनों होगा। तो प्लस माइनस एक्स नॉट कॉज या साइन? साइन ओमेगा टी। वी आप खुद लिखेंगे, और क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा। अच्छा, अगर हम टाइम 0 लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन तो प्लस माइनस एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। अली भाई आपने ग्रुप में लिंक भेज दिया ना? चलो।